अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा से आपसे प्रॉमिस किया था कि बुक रिव्यूज़ जो हैं वो एटलीस्ट दो बुक रिव्यूज़ और इसके अलावा अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं उस पर एनालिसिस ये आपको इस वीक में ही मिल जाएगा। तो आज सैटरडे है, तो आज जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो उसी हवाले से आज पहला बुक रिव्यू ऑन द बुक मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक है इन द सिलेबस। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देख रहे हैं और बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स को, किस तरह से पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी की कोर है उसकी वजह से जो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स इमिनेट हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है और एक आपको एनालिसिस देती है थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की चीज़ों को, कि आप लिंक करो कि किस तरह से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे जो क्रक्स है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडियोलॉजिकल रीज़न भी है। और इस पे क्रिटिसिज्म भी फिर मैंने इन दी एंड बुक पे दिया है कि जिसमें ओवर एम्फेसिस ऑन द इस्लाम ओनली जो है वो करना, फरजाना शेख हो गई, आयशा जलाल, इन लोगों का थोड़ा सा ये जो पर्सपेक्टिव होता है इस तरह की चीज़ों का। तो बेसिकली आप जब करते हो तैयार, ठीक है, आप जब भी पढ़ते हो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हो और उस पर ऑब्जेक्टिव ऑथर्स देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो फरजाना शेख, इश्तियाक अहमद और आयशा जलाल के ब्रांड ऑफ राइटिंग जो लिखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे जो कमेंट्री करते हैं, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिकली पाकिस्तान की चीज़ों को ज़रा क्रिटिकली देखते हैं और एक स्टेट नैरेटिव से हट के तो नहीं कहना चाहिए ये, लेकिन एक क्रिटिकली चीज़ें ज़रा थोड़ा सा देख के आपको बताते हैं कि आपको अदर साइड ऑफ द व्यू भी देते हैं कि यार एक्चुअली चीज़ों में क्या लूप होल्स थे, क्या चीज़ें थी जो बाद में फ्लॉज थी, जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बना, क्या क्या रीज़न थे कि हम गैरिजन स्टेट के तौर पर ही वजूद में आए थे, हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर ही वजूद में आए थे। और उसके बाद फिर हमारा पहला बजट, जैसे आयशा जलाल अपनी बुक में लिखती हैं, तो वो भी ये लिखती हैं कि पहला जो बजट था वो इट वाज ऑल ओवर द मिलिट्री बजट था पाकिस्तान का, बिकॉज आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, सरदार पटेल ने बोल दिया था कि 6 महीने में पाकिस्तान जो है वो नहीं रहेगा। तो बुक रिव्यू आज जो बुक हमने डिसाइड की है वो है जी मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और इसके राइटर हैं फरजाना शेख, ठीक है। तो बुक रिव्यू का तरीकाकार मेरा ये कंटेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन, देन टारगेट ऑडियंस इस बुक की क्या है, देन कोर थीम्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब मेरिट्स जिसको कह सकते हैं आप, एंड देन डीमेरिट्स, और देन ओवरऑल कंक्लूजन। तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो इसमें सबसे पहले मैं अबाउट द ऑथर डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑथर की जहाँ तक बात है, तो ऑथर की जहाँ तक बात है तो ऑथर जो है वो फरजाना शेख बेसिकली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल राइटर हैं, पॉलिटिकल साइंस की एक प्रोफेसर हैं जो कि यूके बेस्ड हैं और चैटम हाउस में और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ाती हैं। और इसके अलावा इनकी बहुत सी बुक इस्लाम के ऊपर और साउथ एशिया की चीज़ों के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी पे इनका बहुत काम है और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को लेकर इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। और इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम है कम्युनिटी एंड कॉन्सेंसस इन इस्लाम एंड कॉन्सेंसस, ठीक है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। तो इनका ज़रा क्रिटिकल किस्म का काम है। और ओवरव्यू ऑफ द बुक की बात है तो बेसिकली ये बुक जो है ये अंडरलाइन करती है चीज़ों को कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी के अंदर, मतलब पाकिस्तान, ये वर्ड यूज सकती है, पाकिस्तान meant डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। पाकिस्तान जो था इट वाज मींस डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, कि पाकिस्तान क्या होगा, क्या आउटलुक होगा, ये अपनी बुक में ये चीज़ मेंशन करती हैं, मेंट, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का सेकुलर फ्रेम ऑफ सेट में चीज़ ऑपरेट हो रही होगी, या पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट होगा। देन इस्लामिक स्टेट होगा तो क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट होगा जैसे कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चीज़ होंगी। तो इस चीज़ का एक वे कॉन्सेप्ट था, एक अबहाम था फाउंडर्स की तरफ से, यह चीज़ छोड़ी गई, या जिस तरह से उस टाइम पे पाकिस्तान को पॉलिटिकल इस्लाम का एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ किया गया, अपेरेंटली यही लगता है, टू अट्रैक्ट द मासेस। तो उस वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुए और उसके बाद फिर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स जिनमें ऑर्थोडॉक्स किस्म की इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम यूज़ करते
पार्टीज हों उनको उन्होंने की तरफ से रिएक्शन आए, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का उनके फोर्स पर होना, उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू ऑथर ये सारी बातें, उसके बाद किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं और किस तरह पाकिस्तान पैटर्नाइजेशन ऑफ जिहाद इन द अफगान कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, और प्रोफेशनलाइजिंग जहाद जिसको कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, फिर पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बना था, तो हर जगह जहाँ जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड हो रहा है तो अपने प्रॉब्लम्स इग्नोर करके, हाउस इग्नोर करके, फॉरेन वर्ल्ड में बाहर लुक देखना और दुनिया में जो मुस्लिम वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनको चीज़ों को कर रहा होना। तो इसने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किया कि अपना स्टेटहुड, अपना नेशनहुड को भूल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये ओवरव्यू ऑफ द बुक ये है कि आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है कि व्हाट इज एक्चुअली पाकिस्तान, ठीक है। सो पाकिस्तान ये पता नहीं चलता, तो इसलिए बुक का टाइटल बताता है मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की क्या सेंस है। देन जेनरे जॉनरा जब आप देखते हैं तो बेसिकली नॉन फिक्शन की बुक है और पॉलिटिकल कम हिस्टोरिकल एनालिसिस है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस इसमें एकेडमिक्स एंड स्कॉलर्स, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम का ना हमेशा पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज़ किया गया, और हर पार्टी को किसी ना किसी ब्रांड ऑफ इस्लाम चाहिए था फॉर लेजिटिमाइजिंग देयर पॉलिटिकल, क्या कह सकते हैं, कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस। तो उसको हर पार्टी ने, वेदर इट वाज द पॉलिटिकल रिजीम और वेदर इट वाज द डिक्टेटोरियल रिजीम, उन्होंने किसी ना किसी हद तक इस चीज़ को यूज़ किया। जैसे अयूब का टाइम आया तो अयूब का वो लिखते हैं कि अयूब ने भी क्या किया, अयूब ने जो सूफी किस्म का इस्लाम था उसको प्रमोट करके उसकी सपोर्ट से रिवाइवलिस्ट पार्टीज जो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी जमात इस्लामी टाइप की, उनको हराया, ठीक है। फिर यही जो रिवाइवलिस्ट इस्लाम था, देवबंदी इस्लाम या पंजाबी इस्लाम जिसको बंगालीज कहते थे, कि ये रिवाइवलिस्ट इस्लाम और ये जो एक वर्जन ऑफ इस्लाम इम्पोज किया जा रहा है, तो बंगाली इस्लाम वाज थोड़ा प्लूरलिस्टिक। इस्लाम का मतलब ये है कि वर्जन ऑफ इस्लाम की किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, क्या वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, क्या वो ज़्यादा लाइट है, इस्लाम उसने इस टर्म में यूज़ किया। तो बंगाली इस्लाम, वैसे तो इस्लाम एक ही रिलीजन है, तो बंगाली इस्लाम अकॉर्डिंग टू ऑथर वो प्लूरलिस्टिक था। बंगाली सोसाइटी बहुत प्लूरलिस्टिक थी, आज भी नजर आए तो माइनॉरिटीज़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, एक्सक्लूजनरी कॉन्टेक्स्ट नहीं था। लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जाएं तो यहाँ एक्सक्लूजनरी कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा था, और बंगाली कल्चर को तो ये भी कहते थे कि नॉन इस्लामिक कल्चर है। इस तरह की बातें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में चली, तो ये भी एक रीज़न बनी कि उससे सिसेशन हुई एथनिक और आइडेंटिटीज की, और बांग्लादेश अलहदा हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम वो ये कहती हैं बुक का ओवरव्यू में कि भाई इस बुक के अंदर भी बताती हैं कि जो आपका प्रोविंशियल आइडेंटिटीज थी, एथनिक आइडेंटिटीज थी, ठीक है, पाकिस्तान की प्रॉपर एक इकट्ठी पाकिस्तानियत नाम की आइडेंटिटी जो है, वो इस पाकिस्तानी, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो एक कंकोटेड आइडेंटिटी बनाई गई, इस्लाम को यूज करके कंकोटेड आइडेंटिटी बनाई गई। फिर उसमें लैंग्वेज, आपने 7% जो लोग नेटिव थे उनकी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, ठीक है, वो नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। उससे ये हुआ कि आपने बेसिकली जब भी आप फेडरेशन में जाते हैं ना, तो आपने डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होता है, तो डाइवर्सिटी को एक तरह से एज ए पॉलिसी स्प्रेस करने की कोशिश की गई। तो उससे क्या हुआ कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी, छोटी कम्युनिटीज थी, उनको लगा कि एक बड़ा कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, लेकिन पंजाबी डोमिनेंस, ठीक है, तख्ते लाहौर की बातें बाद में अगर आप इसको थोड़ा लेमैन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो वो इस तरह की चीज़ें हुई। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि आपका फिर एक तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होता है, फिर बलूचिस्तान में आपको पता है कि अनरेस्ट नज़र आता है, केपीके में अनरेस्ट है, तो तमाम आपकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो समझती है कि शायद ये कंट्री हमारे लिए नहीं है। एकेडमिक्स एंड स्कॉलर्स के लिए टारगेट ऑडियंस है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेसिफिकली जिनका साउथ एशिया का एरिया हो उनको ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स एंड एनालिस्ट के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चले कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हमने क्या फॉरेन पॉलिसी में क्या चीज़ों में हमने गलतियाँ की और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, कोर थीम्स जो हैं उसमें सबसे पहले क्राइसिस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड इस्लाम। हमारी नेशनल आइडेंटिटी में क्राइसिस है कि वी आर नॉट क्लियर। और इस्लाम का रोल क्या है, कि मतलब इस्लाम के अंदर जो सेक्टेरियन डिवाइड है, उससे ये हुआ कि आपने अगर चले सेकुलर, पहली तो ये डिबेट चलती रही कि भाई इस्लामिक स्टेट होगी या सेकुलर होगी भाई, व्हाट्स इज सेकुलर, ठीक है।
इस्लामिक स्टेट होगी या सेकुलर स्टेट होगी। देन उसके बाद अगली बात ये हुई कि भाई आपका अगर इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हो तो इस्लाम के अंदर फिर आपके वर्जन्स हैं। कौन सा वर्जन ऑफ इस्लाम, क्या ऑर्थोडॉक्स सुन्नी चलेगा, फिर सुन्नी के अंदर कौन सा वर्जन चलेगा, ब्रेलवीज हैं, अहले हदीस हैं, देवबंद हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट, एक इनेट आपने एक सेक्टेरियन डिवाइड को हवा दे दी। फिर आपको पता है कि एटीज़ के अंदर कुछ ऐसे लॉज आए जिससे एक प्रॉपर 15% ऑफ द पॉपुलेशन शिया जो है वो उस लॉज को समझते हैं कि दे वर मेंट फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, परसिक्यूशन के लिए मेंट किए गए। कुछ ऐसे लॉज आए कि शिया, अब शिया इज द मेजर सेक्ट ऑफ इस्लाम, वो भी एक बड़ा सेक्ट है इस्लाम का। अब उसके अंदर उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश स्टेट लेवल से हुई, तो वो भी एक एक्सक्लूजनरी आइडेंटिटी थी। फिर अयूब जब भुट्टो के खिलाफ इस तरह के लोग इकट्ठे हुए कि जो रिवाइवलिस्ट इस्लाम थे, जमात इस्लामी टाइप की, JUI टाइप की तंजीमें के खिलाफ हुई, तो भुट्टो ने क्या किया, भुट्टो ने सिंधी फोक इस्लाम को यूज़ किया। ठीक है, जो सिंधी पीर थे उनको यूज़ करके, पीरी फकीरी मतलब बरेलवी सेक्ट के मोर क्लोज, भुट्टो ने उनको यूज़ करके हमने अपनी मासेस में पॉपुलैरिटी एग्जिस्ट की। मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम को ना यूज़ करके करते रहे तमाम रूलर्स, और नेशनल आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होती रही। आपके अगर चार बड़े डिक्टेटर्स को देखें तो अयूब जो था उसने थोड़ा सा सेकुलर टेंडेंसी की कोशिश की, लेकिन उसने भी जो पीर फकीर थे उनको यूज़ किया। उसके बाद दूसरा बड़ा रूलर जिसका टाइम ज़्यादा चलता है वो भुट्टो है। भुट्टो ने भी फोक इस्लाम को प्रमोट किया और उसने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया। भुट्टो ने बोला इस्लामिक सोशलिज्म, ठीक है, अपना एक वर्जन लेकर आया। देन आपका आ जाता है जिया, कह रहा जिया ऑर्थोडॉक्स जिहादी किस्म का इस्लाम लेकर आया। ठीक है, शरीयत की बातें हो रही हैं, अ, हदूद ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, बहुत सख्त किस्म की सजाएं, पनिशमेंट्स, ऑल दैट, वो जिया लेकर आता है। फिर मुशर्रफ का टाइम आता है तो इनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ जाता है कि भाई हमें थोड़ा सा ओपन होना है, दुनिया से तो ओपन होना है। तो आपका ना एक इन्नेट इंटेलिजेंशिया आपकी डिवाइड हो गई है चार हिस्सों में, तो आपको पता नहीं है व्हाट वी आर। तो ये क्राइसिस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी किस तरह से आपका फेस करें। फिर दूसरा सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड अथॉरिटेरियन टेंडेंसी, इसमें वो कहती है कि भाई मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, कोई भी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है वो आपकी कहीं ना कहीं आपका मिलिट्री का जो नॉन पॉलिटिकल रोल लिखा है उस पर क्रिटिसिज्म जरूर मिल रहा होता है। और वो ये है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पहले ही वीक थे इस विंग में, और यहाँ पर पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के तौर पे ही चीज़ें चलाते थे ब्रिटिश, जो पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। तो उसके बाद जब मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, MBOs का, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक और ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट जो हमजा अलवी बताते हैं, तो जब ये चीज़ चली उससे हुआ क्या कि आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और ज़्यादा वीक हो गए। ठीक है, अब उसका फिर किसी ना किसी फॉर्म में वो चीज़ वीकनेस अभी भी नजर आती है, ऑल्थो इट्स नॉट डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल राइट नाउ, लेकिन अभी इंटेलिजेंस किया के हद तक और जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, वो यही बताते हैं पाकिस्तान इज ए हाइब्रिड रिजीम। ठीक है, सिंस 2006 पॉलिटिक्स में आ तो गया, लेकिन हम हाइब्रिड रिजीम, और अभी तो जो रीसेंट डेमोक्रेटिक इंडेक्स था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का, उसने हमें अथॉरिटेरियन रिजीम भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये अथॉरिटेरियन टेंडेंसी इज नॉट लिंक्ड टू द मिलिट्री रिजीम्स। जब सिविलियंस भी आए हैं तो उनकी भी कोशिश ये होती है कि अपोजिशन को मार्जिनलाइज करें, अपोजिशन से डीलिंग ना करें, अपोजिशन को बिल्कुल नेगोशिएट करें। आप पिछला रिजीम देख लें 2018 टू 2022, उसमें भी यही हुआ, अभी जो हो रहा है उसमें भी यही हो रहा है। तो सिविल लीडर्स जब इस तरह से, क्योंकि डिसेंट जो है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब डिसेंट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं चलते। और अकॉर्डिंग टू आयशा फरजाना शेख, ये इसके पीछे ये जो रिपीटेड इंटरवेंशंस होती रही, उसने कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया है कि जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही। देन इसके बाद एथनिक एंड रीजनल टेंशंस आई, आपने एक कंकोटेड आइडेंटिटी बनाई, उसकी बेस पे उस पर सुपरसीड किया, तो आपने जो डाइवर्सिटी थी, जो लोकल कल्चर्स थे, उनको प्रमोट नहीं होने दिया। जब वो प्रमोट नहीं हुए तो उससे क्या हुआ, जब लोकल कल्चर थे वो प्रमोट नहीं हुए तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये, लोकल कल्चर जब प्रमोट नहीं हुए तो उससे हुआ ये कि आपका एक रीजनल आइडेंटिटीज जो हैं वो क्रिएट हुई, उससे आपकी सिसेशन मूवमेंट चली, और सबसे बुरा इवेंट आपका होता है डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। फिर सेक्टेरियनिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, जब आप इस्लाम के नाम पे बने ना, तो अब आपकी कोई भी डेवलपमेंट होती है दुनिया में, कुछ भी हो रहा है तो आपके यहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस सेक्टेरियनिज्म का अंदाजा इससे लगा है कि सऊदीया में कुछ होता है, प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है,
सऊदीया का लिंक्ड इवेंट कोई इराक में होता है, प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता है। ईरान का कोई बंदा मर जाता है किसी और जगह पर, प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता है। सऊदीया कोई गलती करता है, कुछ और चीज़ होती है, यमन की फाइट हो रही है, इट इज़ द टू नेशन स्टेट्स का मसला है, ठीक है। तो अब वहां पर भी हमारा इधर प्रॉब्लम आ रहा होता है, कंट्री में आ रहा होता है, बट मतलब हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो पैन इस्लामिज्म वाली बन गई है, और हम उससे क्या हो गए हैं, हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस अब मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा, ठीक है, उनमें की जिम्मेदारी भी हमारी मुसलमानों का ऊपर फर्ज है कि उसकी हिफाजत वगैरह और सब चीज़, तो वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन सऊदीया अगर कोई एक्स्ट्रा चीज कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, जैसे कश्मीर पर सऊदीया ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो उस टाइम पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी अगेंस्ट द सऊदीज। तो उस पर हमारे यहाँ पर ही रिलीजियस स्कॉलर्स ने एक प्रॉपर अरेबिक में ट्वीट किया कि हम खादमैन हरमैन शरीफ को नाराज करके खुदा ना खास्ता कोई नॉन इस्लामिक एक्ट करें। हालांकि ऐसा नहीं है, सऊदीया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा ये रेवर्ड साइट्स हैं, और मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस मकामात हैं। रोज़ा रसूल और खाना काबा वहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर मुसलमान, तमाम मुसलमान जो हैं वो उसकी अपनी जान भी देकर उनकी हिफाजत करेंगे अगर उन पर कोई आना चाहते हैं। लेकिन जो सऊदीया की आपकी रियलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो उसकी बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर क्रिटिसिज्म करना भी यहाँ पे ये समझा जाता है कि हम नॉन इस्लामिक एक्ट करें। लाइक ईरान से रिलेटेड बात करें तो हमारा एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन 15 to 20% जो शिया पॉपुलेशन है वो उनके वो जुड़े हुए हैं। तो वेयर इज पाकिस्तान इस बीच में पाकिस्तान तो नजर नहीं आता। और फिर इन दोनों कंट्रीज ने 80s और 90s में फ्यूल किया आपके अंदर सेक्टेरियनिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और ये, लेकिन ये जब तक फ्यूल नहीं हो सकता, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी एक बात बताई थी आयशुल्लाह की, तब तक फ्यूल नहीं हो सकता जब तक आपका इनेट प्रॉब्लम ना हो। तो आपका इनेट, क्योंकि आप इस्लाम से लेके बात करते हैं, तो फिर इस्लाम में ये डिविजन्स मौजूद हैं, तो उसमें फिर यू आर बाउंड कि ये चीज़ें ओपन होंगी। तो इस वजह से ये सेक्टेरियनिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमारा नज़र, तो बहुत से फ्लैश पॉइंट्स ऐसे हैं जीबी के अंदर और मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं इस बात को लेकर। तो ये भी हमारा इस बुक के अंदर चीज़ कवर होती है। देन एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। एजुकेशन के थ्रू एक प्रॉपर एक तरीका बताया गया कि भाई हमारे हीरोज भी फिक्स कर दिए गए हैं। हमारा क्योंकि अब नेशन इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो उसकी बेस पर बताया ये गया कि कौन हीरो है कौन दुश्मन है। इन्वेडर्स, जो कि अगर लैंड के हिसाब से देखें तो दो इन्वेडर्स थे, और उनके जो प्लंडरिंग के एक्ट थे उनको भी, मतलब हिस्ट्री का एक सिलेक्टिव वर्जन जो है वो सामने रखा गया, ठीक है। और इस ये जो चीज़ है ये एजुकेशन के थ्रू जो है वो चीज़ की गई है। मतलब अगर कोई महमूद गजनवी ने गलत काम किया तो हमारी किताबों में मौजूद नहीं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, उसकी जो चीज़ें स्टेट दिखाना चाहती है वही चीज़ें आपके एजुकेशन सिलेबस के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ और एंगल्स में एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी पे काम किया गया। देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही ना वो काउंटर रिएक्टिव टू इंडिया रही। उसके पीछे वो कहता है कि इसमें आइडियोलॉजी जो है ना उसका रोल था। बिकॉज हमने जब अपना मुकदमा लड़ा ना वो ये था कि हम काउंटर वेट टू हिंदूज हैं, वी आर द सेपरेट नेशन, ठीक है, विद एनी डेफिनेशन ऑफ द नेशन, वी आर नेशन काजम की जो डेफिनेशन है। और हम काउंटर वेट टू हिंदूज है, हमें माइनॉरिटी के तौर पे ट्रीट ना करें, हमें हिंदूज के काउंटर वेट के तौर पे एज ए मुस्लिम नेशन ट्रीट करें। उसी बेस पर हमने पाकिस्तान मांगा। अब हुआ ये कि हम हर जगह पे इंडिया के कंपटीशन में आ गए। अब इंडिया रियलिस्टिकली हमारे से 1:7 कंट्री है, ठीक है, हाउ कैन वी इक्वली compete, ठीक है। बट जो भी चीज़ हुई तो हमने, इंडिया ने अगर फॉर इंस्टेंस नॉन अलाइनमेंट की या वो रशिया के क्लोज गया, हम अमेरिका के क्लोज चले गए, ठीक है। इंडिया ने न्यूक्लियर बम की तरफ गया, हम न्यूक्लियर, एक तो इंडिया की तरफ से थ्रेट भी थे उसका भी रीजन था, फिर दूसरा हमारा काउंटर रिएक्टिव पॉलिसी। तो हमारी अपनी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी ना इस आइडियोलॉजी की बैकग्राउंड की वजह से, तो उसके बाद जो हमने काउंटर रिएक्टिव वाली चीज़ें बनाई और अपनी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी पे फोकस नहीं किया, तो अब जर्मनी और फ्रांस का कितनी बिटर राइवलरी रही है, लेकिन उनका अभी देखें तो बड़े एक अच्छे इकोनॉमिक यूनियन में बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से हमारी चीज़ें ज़्यादा स्टेलमेट हुई, हम प्रॉब्लम हुई, हमने अपना ईस्ट पाकिस्तान भी गंवा दिया। उसके बाद अभी भी देखें तो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, फला इंडिया इज़ फ्लरिशिंग। हम एक सिक्योरिटी माइंड सेट में ही चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बड़े आप वो नहीं कर सकते, तो आपको एक न्यूट्रिशन, और ये जो वजह थी इसके पीछे काउंटर एक्टिव, तो हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही। इंडिया ने कुछ किया, हमने उसके काउंटर एक्टिव में काम किया। तो खुद से इनिशिएटिव्स और ये जो चीज़ें ये हमारी लैग करती हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी का हमारा फ्लॉ रहा है, और ये इसके पीछे हमारा आइडियोलॉजिकल एरिया मौजूद है। ये कोर थीम्स थे। देन मेरिट्स जो है बुक के, वो देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ द बुक, ठीक है। देन वी आर ऑन द मेरिट्स ऑफ द बुक। मेरिट्स ऑफ द बुक अगर आप
चेक करें तो ये है कि पहली बात है कि नेशनल आइडेंटिटी पे इतनी प्रॉपर तरीके से कि नेशनल आइडेंटिटी हमारी क्या है, इस्लाम का रोल क्या है, इतना प्रॉपर वैल्यूएबल इंसाइट किसी और बुक में नहीं मिलता। ठीक है, ये दिया गया। उसके बाद कंप्रिहेंसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिंक करके और हिस्टोरिकल नुआंसेस देकर ये बताया गया कि किस तरह से हम क्या थे, हम क्या हुए, हमारे क्या डिसीजंस रहे, किस तरह से इस्लाम को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ किया गया और कैसे हमारी फ्रीडम मूवमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ वेग चीज़ें मौजूद थी। प्रॉब्लम्स तो नहीं कहना चाहिए, कुछ वेग ऐसी चीज़ें थी जिनको बाद में यूज़ किया गया। ठीक है, और उनको ही फिर एलिमेंट्स में एग्जामिनेशन ऑफ इस्लाम के रोल का, कि इस्लाम का किस तरह से रोल है कि आइडेंटिटी के अंदर, हमारे तमाम मामलात के अंदर, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एनालिसिस दिया गया। तो बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप देखें, ऑब्जेक्टिवली देखना है। और इतनी बड़ी बुक है भी नहीं, 200 सवा 200 पेजों की बुक है। 2009 का एडिशन है, 2018 वाला भी अपडेटेड आ गया है, वो भी इतनी ही बुक है। सो दिस इज नॉट ए बिग डील कि अगर ये बंदा पढ़ना चाहे तो आई थिंक सो ए गुड रीडर वुड कैन रीड इट इन, अगर आपकी 40 to 50 पेजेस की पर डे की स्पीड है तो इजीली आप 5 दिन में ये बुक खत्म कर सकते हैं। और कुछ लोगों की अगर और भी अच्छी स्पीड है तो बहुत स्पीडीली वो कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं, और आर्गूमेंट्स विड्रॉ करके चीज़ें जिस तरह मैंने बताया तो ये चीज़ें आप कोट कर सकते हैं। देन रीजनल एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की चीज़ों को बताया गया। देन क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवर एम्फेसिस ऑन इस्लाम, ये हर चीज़ को इस्लाम से लिंक किया है और ऑथर ने, और उसके तहत उन्होंने चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, उसके तहत ही बता रहे हैं, मतलब हर प्रॉब्लम में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हालांकि इंडिजिनस और भी तो पॉलिसी लेवल इश्यूज है ना, सिर्फ आप हर चीज़ को लिंक करना, तो ये थोड़ा सा एक गलत पॉइंट थोड़ा सा नज़र आता है कि ओवर एम्फेसिस है। फिर पाकिस्तान के अपने सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे प्रॉब्लम नहीं है कि हमें चॉइसेस ली, उसकी वजह क्या थी, हमारे पास कुछ फंड्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, यही वजह भी थी कि हम इस तरह चॉइसेस लेकर आए। लेकिन उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, गवर्नेंस और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उन पर इतना फोकस नहीं है कि उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन वो बताते हैं गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे हैं, वो इस आइडियोलॉजी के क्राइसिस की वजह से हो रहे हैं, मिलिट्री रूल की वजह से हो रहे हैं। और ये फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मिलिट्री रिलेशंस है कि वन साइड ब्लेमिंग वाला सीन चल रहा है। ठीक है, हालांकि अगर देखें तो आपकी जो सिविल साइड है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा इम्बैलेंस रहा है। उसकी वजह ये है कि जब बीच में कॉन्सेंसस नहीं होगा, पॉलिटिकल डिसेंट को नहीं किया जाएगा, तो जरी बात है जो एक बंदा मौजूद होगा, एक पावर का टूल मौजूद होगा जिसके पास पावर का मंबा भी होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा, तो डेफिनेटली इट वुड इंटरवीन। तो वन साइड ब्लेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन की गई मिलिट्री रिलेशन की, और पॉलिसी सॉल्यूशंस की बात नहीं की, इश्यूज एक्सप्लेन किए हैं, पॉलिसी सॉल्यूशंस की व्हाट शुड बी, किस तरह से इस मसले को रिजॉल्व करें, यहाँ पर आके ऑथर जो है वो नहीं करते। तो ये क्रिटिसिज्म थे। कंक्लूजन में ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री को प्रॉपर एनालाइज करना है और ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है तो ज़रूर पढ़ें आइडेंटिटी के हवाले से। बाकी मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, एक तो वो तो हमारे जो सेक्शन चल रहा है स्टूडेंट्स का वो तो चलता ही रहेगा, उसके अलावा बाकी आपको गाय बगाए चीज़ें और मिलती रहेंगी। और ये जो बुक रिव्यू है ये लाजमी सुनिएगा और इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो नहीं भूलिएगा। ठीक है जी। और आपका जो अगला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द इलेक्शंस और वो जो चीज़, वो भी मेरी कल वीडियो आ जाएगी, और एक जो दूसरा बुक रिव्यू है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड हो जाएगा इन 1 to 2 days। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।